क्या हम मनुष्यों में अब भी बदलाव हो रहे हैं? आज से लाखों साल पहले मनुष्य कुछ अलग थे, लेकिन जैसे आज हम दिखते हैं वैसा बनने में लगभग 3.5 अरब साल लगे। क्या आज से लाखों साल बाद मनुष्य वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आज दिखते हैं? क्या वे और ज़्यादा विकसित होंगे? मतलब क्या उनका मस्तिष्क और ज़्यादा विकसित होगा? क्या वे हमसे और ज़्यादा लंबे या छोटे होंगे? क्या उनके चेहरे का आकार और रंग कुछ और ही होगा? क्या उनमें कुछ ज़्यादा शारीरिक योग्यताएं या विशेषताएं होंगी या फिर हमसे भी कम होंगी? हमें ये सब अभी नहीं पता है और भविष्य के बारे में कुछ कहना एक कल्पना ही होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मनुष्य में आनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं। हर साल मानव जीनोम के 3.5 बिलियन बेस पेयर में से लगभग 2 में बदलाव हो रहा है। ये सच में बहुत बड़ी बात है और इस बात का सबूत है कि लाखों करोड़ों साल बाद इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है। लेकिन इससे पहले आइए अतीत में चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, जिसके अनुसार बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे बिंदु में समाया हुआ था। ये बिंदु इतना छोटा था कि इसका साइज ही नहीं बताया जा सकता और ना ही हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और शक्ति भरी हुई थी। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हमारी मौजूदा फिजिक्स के नियम इस अवस्था को ठीक से नहीं समझा सकते, इसलिए यह पूरी तरह से रहस्यमय है। हालांकि इसे एक बिंदु के रूप में समझाया जाता है, लेकिन यह कोई ठोस चीज नहीं थी। ये बस एक सोच है जो बिग बैंग से पहले की स्थिति को दर्शाता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी वह अविश्वसनीय रूप से छोटा बिंदु था जहां से पूरा ब्रह्मांड शुरू हुआ। चलिए, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये तो जान लिया, लेकिन इस शुरुआत के बाद यानी कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ? बिग बैंग एक विशाल विस्फोट था जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग विस्फोट के पहले सेकंड में ही बहुत कुछ घटित हो गया। ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। यह एक छोटे बिंदु से बहुत बड़ा होने लगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर वो फैलता है। शुरू में तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे ऊर्जा ने छोटे छोटे कण बनाए, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। यही आगे चलकर हर चीज के निर्माण में मदद करने वाले थे। बिग बैंग के सिर्फ 3 मिनट बाद ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ। अब ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर पहला तत्व बना रहे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो गैसें आगे चलकर तारों और आकाशगंगाओं की नींव बनी। कल्पना कीजिए, आप एक अनजानी अनदेखी जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा है, इतना गहरा कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक सन्नाटा। यह था ब्रह्मांड का अंधकार युग, द कॉस्मिक डार्क एजेस। वो दौर जब ब्रह्मांड में रोशनी का एक भी जरिया नहीं था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में ऊर्जा, गैस और कण बिखरे हुए थे। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बन चुके थे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी कि कोई रोशनी पैदा करने वाला ही नहीं था। ना कोई तारा, ना कोई आकाशगंगा, सिर्फ धुंधली गैस और धीरे धीरे ठंडा होता ब्रह्मांड। इस समय को ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय दौर कहा जा सकता है, क्योंकि आज हम चाहे जितनी भी दूरबीनें बना लें, हम इस अंधकार को सीधे देख नहीं सकते। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी, बस हाइड्रोजन और हीलियम की अदृश्य गैसें जो बिना किसी हलचल के भटक रही थी। ब्रह्मांड अपने सबसे शांत, सबसे ठंडे और सबसे अकेले दौर में था। लेकिन यह अंधकार हमेशा के लिए नहीं था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। कहीं बहुत दूर इस अनंत अंधेरे के बीच पहला तारा जन्म लेने वाला था। फिर एक दिन पहली रोशनी, एक तारे ने जलना शुरू किया, और फिर दूसरा, और फिर हजारों लाखों। ब्रह्मांड का अंधकार युग खत्म हो रहा था। पहली बार रोशनी ने इस अनंत शून्य को तोड़ दिया था। जब पहला तारा जन्मा तब पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी आई। इन्हीं तारों ने मिलकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनाई, और उन्हीं में से एक थी मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा। मिल्की वे में एक जगह गैस और धूल का एक बादल घूम रहा था।
बिल्कुल शांत, स्थिर, लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक हलचल शुरू हुई, सब कुछ सिमटने लगा। गैस और धूल के कण धीरे-धीरे घूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घुमा रहा हो। कोई बाहरी झटका लगा, शायद एक सुपरनोवा विस्फोट या कोई और ऊर्जा का स्रोत जो इस धूल और गैस के बादल को हिलाने लगा। अब ये बादल स्थिर नहीं रहा, यह घुमावदार, तेज और शक्तिशाली बनने लगा। गैस और धूल एक केंद्र की ओर खींचने लगी, धीरे धीरे, और फिर तेज, और फिर और तेज। जैसे जैसे गैस और धूल केंद्र की ओर खींचते गए, वहां दबाव और तापमान बढ़ता गया, यहाँ तक कि यह छोटा बादल अब प्रोटोसन बन चुका था, एक जलती हुई गेंद जो सूरज बनने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तक यह पूरी तरह नहीं जला था। अभी इसमें वो ताकत नहीं थी जिससे वह ब्रह्मांड को रोशन कर सके। फिर एक जादुई क्षण आया जब अत्यधिक दबाव और गर्मी ने हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया। यह था न्यूक्लियर फ्यूजन, वो पल जब सूर्य की आग जल उठी, हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाने लगी और इसी से निकली असीम ऊर्जा और प्रकाश। यही था सूरज का असली जन्म, जब इसने पहली बार जलकर ब्रह्मांड में अपनी रोशनी फैलाई। ये ब्रह्मांड के बनने के बाद आज तक हुई सबसे बड़ी घटना थी, खासकर हमारे अस्तित्व के लिए। अब हमारे सौर मंडल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कोई ग्रह नहीं था। अब सूर्य इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने अपने आसपास की धूल और गैस को बाहर फेंक दिया। यही धूल और गैस बाद में ग्रहों, चंद्रमाओं और धूमकेतुओं को बनाने वाली थी। लेकिन ये सब बिखरा हुआ था। ग्रह बनने के लिए इसे जुड़ना था, आकार लेना था, और यह सब शुरू हुआ गुरुत्वाकर्षण की वजह से। धीरे धीरे छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में चिपकने लगे। पहले रेत के कण जितने छोटे टुकड़े थे, फिर वे मिलकर पत्थर बने, फिर चट्टानें, और फिर पहाड़ जितने बड़े टुकड़े। ये टुकड़े आपस में टकराते गए, टूटते गए, फिर जुड़ते गए, और इस तरह ग्रहों के बनने की शुरुआत हुई। लगभग 4.5 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण के कारण अनगिनत चट्टानें आपस में जुड़कर एक बड़े गोले में बदल गई, और ये गोला था हमारी पृथ्वी का शुरुआती रूप। लेकिन यह आज की तरह नीला हरा ग्रह नहीं था। यह एक आग का गोला था, चारों तरफ लावा की नदियां, गर्म गैसें, ज्वालामुखियों का उबलता संसार। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी बिल्कुल अकेली थी। आसपास कोई चंद्रमा नहीं था, बस जलती हुई चट्टान और अनगिनत उल्काओं की बौछार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए पृथ्वी को बदल दिया। ये कहानी है चंद्रमा के जन्म की, एक महाविनाशकारी टक्कर की जो एक नए साथी को जन्म देने वाली थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी सौर प्रणाली में एक और ग्रह मौजूद था, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा। यह लगभग मंगल के आकार का था। यह भी उन्हीं गैस और धूल के बादलों से बना था जिनसे पृथ्वी बनी थी। यह उसी कक्षा के पास था जहां पृथ्वी थी, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण की खींचतान के कारण थिया की कक्षा अस्थिर हो गई, और फिर वह तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। थिया पूरी रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पिघल गया। थिया खुद भी चकनाचूर हो गया। भयंकर आग और लावा अंतरिक्ष में बिखर गया। पूरा ब्रह्मांड इस टक्कर से गूंज उठा। इस भयानक टक्कर के बाद पृथ्वी से और थिया से निकले कई छोटे बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए, लेकिन वे खत्म नहीं हुए। गुरुत्वाकर्षण ने इन टुकड़ों को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। धीरे धीरे ये मलबा एक साथ जुड़ने लगा। लाखों सालों में ये टुकड़े एक बड़े गोले में बदल गए, और ये गोला था हमारा चंद्रमा। शुरुआती समय में चंद्रमा भी एक जलता हुआ लावा का गोला था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। उसकी सतह पर गड्ढे बने, और वो वैसा दिखने लगा जैसा आज हमें दिखता है। अब तक की कहानी अद्भुत रही। ब्रह्मांड ने जन्म लिया, सूरज बना, ग्रहों ने आकार लिया, और हमारी पृथ्वी भी बन चुकी थी। लेकिन यह अब भी वो दुनिया नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ कोई हरी भरी धरती नहीं थी, ना कोई समुद्र और ना कोई हवा। यह एक जलता हुआ, उबलता हुआ भयानक नर्क था। परिवर्तन की आंधी अभी बाकी थी। पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी, चारों ओर लावा की नदियां, वायुमंडल में जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई पानी नहीं, कोई जीवन नहीं। इस समय पृथ्वी पर सांस लेने लायक हवा नहीं थी। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे, चारों ओर अंधेरा और धुआं था। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे कुछ बदल रहा था।
अब पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। जब धरती का तापमान गिरा तो वायुमंडल में मौजूद भाप ने बादलों का रूप लिया और फिर हुआ कुछ चमत्कारी, पहली बारिश। यह बारिश हजारों सालों तक होती रही। पहले महासागर बने, धरती की सतह पर पानी की झीलें बनी, लावा ठंडा होकर चट्टानों में बदलने लगा और यहीं से जीवन की संभावनाएं जन्म लेने लगी। अब चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ने लगा था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा बनने लगे, समुद्रों में लहरें उठने लगी, हवा तेज हुई, तूफान बने और धरती पर मौसम बनने लगा। अब पृथ्वी पर दिन रात का चक्र स्थिर होने लगा। पहली बार वायुमंडल में बादल और हवाएं बनी, गर्म और ठंडी जगहों में अंतर आने लगा। लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक वीरान सुनसान दुनिया थी, एक ऐसा ग्रह जहां कोई हलचल नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। पर अब कुछ बदलने वाला था। अब आने वाला था जीवन का पहला बीज। आज से 380 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक उथला समुद्र और आग उगलते ज्वालामुखी। लेकिन यहीं पानी की गहराइयों में कुछ अद्भुत घटने वाला था। धरती पर पहली बार जिंदगी पनपने वाली थी। जमीन पर भयानक ज्वालामुखी फूट रहे थे, घने बादल छाए हुए थे जिनसे लगातार बारिश हो रही थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भरी थी। अंतरिक्ष से भी उल्कापिंडों की बौछार हो रही थी, जो धरती पर लगातार गिर रहे थे। लेकिन समुद्रों की गहराइयों में कुछ अलग ही हो रहा था। सूर्य की रोशनी वहां नहीं पहुंचती थी, लेकिन समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। ये गर्म पानी के फव्वारे थे जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहे थे। इन वेंट्स में सल्फर, लोहा और अन्य खनिजों की भरमार थी, जो जीवन के निर्माण के लिए जरूरी तत्व थे। यही जगहें शायद जीवन की पहली प्रयोगशाला बनी। समुद्र के अंदर सूक्ष्मतम स्तर पर जीवन का पहला बीज अंकुरित हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये दुनिया के सबसे आदिम और सरल जीव थे, जो बिना किसी न्यूक्लियस के थे। ये एकल कोशिकीय जीव थे जिनके अंदर डीएनए तैरता रहता था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की दो प्रमुख श्रेणियां थीं। आर्किया, ये बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीव थे। ये उबलते पानी, अम्लीय झरनों और समुद्र के नीचे ज्वालामुखी वेंट्स में पनपते थे, जो आज भी वहां पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, ये साधारण कोशिकाएं थी, जो बाद में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनी। आज हम जिन बैक्टीरिया को जानते हैं, उनका इतिहास इन्हीं प्राचीन कोशिकाओं से जुड़ा है। अब जीवन को ऊर्जा की जरूरत थी और यह दो तरीकों से हुआ, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। गहरे समुद्र में रहने वाले आर्किया और बैक्टीरिया ने ज्वालामुखी गैसों से रसायनों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू किया। यह कीमोसिंथेसिस कहलाता है और आज भी समुद्र की गहराइयों में पनपने वाले जीव यही तरीका अपनाते हैं। 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेना शुरू किया और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन यह एक समस्या भी थी, क्योंकि उस समय के कई बैक्टीरिया ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते थे। नतीजा, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। शुरू में यह पानी में घुले हुए आयरन और अन्य धातुओं से मिलकर ऑक्साइड बना रही थी। यह बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कहलाया। आज भी धरती की चट्टानों में इसके प्रमाण मिलते हैं। पहले यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन 240 करोड़ साल पहले एक नाटकीय बदलाव हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि उसने पूरी धरती के वातावरण को बदल दिया। परिणाम, एक ऑक्सीजन संकट। क्योंकि ज़्यादातर प्राचीन जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीते थे, ऑक्सीजन को जहर की तरह अनुभव करने लगे। इन जीवों को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के जीते थे। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ये जीव मारे गए। ये था इतिहास का पहला मास एक्सटिंक्शन। लेकिन पृथ्वी के असली बदलाव अभी बाकी थे। अब आने वाली थी बर्फीली कयामत। पृथ्वी ने अचानक एक भयानक बदलाव देखा। आग से बर्फ तक का सफर। ऑक्सीजन के प्रभाव से ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण को गर्म रखती थीं, लेकिन अब ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म कर दिया, जिससे धरती पर तापमान गिरने लगा। और फिर एक भयानक हिमयुग शुरू हुआ, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं।
इस समय पृथ्वी पर हर महासागर बर्फ बन गया। पूरी धरती बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गई और धरती का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। यह सबसे लंबा हिमयुग था जो लगभग 30 करोड़ सालों तक चला। पूरे ग्रह पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई थी। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा पर भी बर्फ जमी हुई थी। हर ओर ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान और जम चुकी नदियाँ। लेकिन फिर कुछ बदला। कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बर्फीली कब्रगाह को फिर से जीवित कर दिया। यह था हिमयुग का अंत और जीवन की नई शुरुआत। हिमयुग के दौरान ज्वालामुखी अब भी सक्रिय थे। जब ये फटे तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ी। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हुआ और धरती गर्म होने लगी। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बढ़ी तो उन्होंने सूर्य की गर्मी को धरती पर रोकना शुरू कर दिया। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक मोटा कंबल ठंड में शरीर की गर्मी को अंदर रोकता है। इससे धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और तापमान बढ़ने लगा। जब कुछ बर्फ पिघली तो गहरे समुद्र की धाराएं, ओशन करेंट्स, फिर से सक्रिय हो गई। इससे गर्म पानी ध्रुवों तक पहुंचा और बर्फ तेजी से पिघलने लगी। इसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। जैसे ही बर्फ कम हुई, सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने वाली सफेद सतह कम हो गई, जिससे गर्मी और बढ़ी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ उल्का पिंडों की टक्कर ने भी वातावरण को प्रभावित किया, जिससे तापमान बढ़ा। धीरे धीरे हिमयुग समाप्त हो गया और एक नई जलवायु व्यवस्था शुरू हो गई। एक तरफ हिमयुग समाप्त हो गया था तो दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में भी कुछ अलग हो रहा था। कुछ बैक्टीरिया एक दूसरे के अंदर समा गए और सहजीवी बन गए। ये एंडोसिम्बायोसिस कहलाता है। एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर गया और धीरे धीरे उससे मिल गया। इससे पहली यूकैरियोटिक सेल बनी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अब एक न्यूक्लियस था जिसमें डीएनए संरक्षित रहता था। इनमें अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे अंग बनने लगे जो ऊर्जा पैदा कर सकते थे। अब तक जीवन सिर्फ एक कोशिका में सीमित था, लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। ये छोटे छोटे जीव आपस में जुड़ने लगे और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने। पहली बार जटिल जीवों का जन्म हुआ। एक तरफ समुद्र की गहराइयों में नई जिंदगी पनप रही थी तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में बड़ी हलचल हो रही थी। कभी सोचा है कि आज के महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी के अतीत में झांकें तो हमें एक भूला बिसरा सुपर कॉन्टिनेंट मिलता है जिसका नाम था रोडिनिया, एक विशाल महाद्वीप। वो समय जब पृथ्वी एकदम अलग थी। महासागरों से घिरे छोटे छोटे भूखंड एक साथ खींचे जा रहे थे और फिर इन टकराते टेक्टोनिक प्लेट से जन्म हुआ रोडिनिया का। यह धरती का पहला जाना पहचाना सुपर कॉन्टिनेंट था। ये कई करोड़ सालों तक अस्तित्व में रहा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित था। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को ठंडा कर दिया। रोडेनिया के बनने के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हुई। ज्वालामुखी विस्फोटों ने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में गैसेस रिलीज कर दी। इससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और एक बार फिर से हिमयुग की शुरुआत हो गई। पूरी पृथ्वी फिर से बर्फ की सफेद चादर में ढक गई और जीवन लगभग संकट में आ गया। रोडेनिया अब टूटने लगा था। इसकी दरारों से महासागरों का जन्म हो रहा था और ये बिखर कर नए महाद्वीपों में बदल रहा था। रोडेनिया के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। इसके टूटने से पैंथालासा महासागर बना, जो उस समय का सबसे बड़ा महासागर था। रोडेनिया केवल एक अतीत अध्याय नहीं बल्कि पृथ्वी के महाद्वीपीय चक्र की पहली कड़ी थी। ये टूटा, लेकिन इसी से नए महासागरों और महाद्वीपों का जन्म हुआ और फिर लाखों साल बाद इससे ही पेंजिया बना, जिसने डायनासोर के दौर की कहानी लिखी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जीवन ने इस धरती को अपना घर बनाया। समुद्रों में जीवन तेजी से विकसित हो रहा था और फिर पहली मछलियां जन्मी। पहली बार कंकाल और हड्डियों वाले जीव विकसित हुए। समुद्रों में अजीबोगरीब जीवों की दुनिया बस चुकी थी। पृथ्वी पर जीवों की विविधता बढ़ रही थी, लेकिन अब इन जीवों में से कुछ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमने ये सफ़र 1380 करोड़ साल पहले से शुरू किया था और हम पहुंच चुके हैं 52 करोड़ साल पहले तक। मतलब हमने पिछले 20 मिनट में 1328 करोड़ साल का सफ़र देखा।
लेकिन आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बस कुछ ही दिनों में मिलेंगे अगले वीडियो में।